नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का ये हमारा चौथा लेक्चर है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर दिया है। जो भी बच्चे इस बार बीएलएलबी और एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं स्टेट लॉ कॉलेज के अंदर, उनके लिए सीरीज बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। जो भी बच्चे लास्ट 3 पार्ट नहीं देखे हैं, इस वीडियो के बाद आप वो 3 पार्ट भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आप लोग के लिए है। और साथ ही साथ जितने भी लेक्चर्स कराए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के, इसके जो पीडीएफ है ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है डीएनएस की तरफ से। इसके साथ साथ जो इसमें हैंड रिटन नोट्स है उसको भी इंक्लूड किया गया है। अब बात यह है कि ये नोट्स आपको मिलेगा कैसे। आपको करना क्या होगा, प्ले स्टोर पे जाइएगा अपने मोबाइल ऐप पे, वहां पे डीएनएस एजुकेयर डालिएगा। ठीक है, क्या डालिएगा? डीएनएस एजुकेयर। आप वहां जाओगे तो आपको फ्री स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन मिलेगा। वहां पे आप जाके एलएलबी और बीएलएलबी का एक सेक्शन होगा, वहां पे आप जाओगे, उसमें ये जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के 10 पार्ट होंगे, उन सभी के हैंड रिटन नोट्स भी इस पीडीएफ के साथ साथ आपको वहां पे मिल जाएंगे, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में रिवीजन के लिए बहुत ही ज्यादा आपका टाइम सेविंग भी होगा और बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगा, क्योंकि इस पीडीएफ के नोट से आप बहुत अच्छे से पूरी चीजों को तैयार कर पाओगे और अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। तो वो आप जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ चलिए अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे, हम पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सीरीज ये चल रहा है, ये बीएलएलबी एंड एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए चल रहा है। वो बीएलएलबी और एलएलबी किस कॉलेज की बात हम कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया हमारा, डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो गया हमारा, एलयू लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया एलएलबी बीएलएलबी के लिए, और हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज हो गया जहां पे सिर्फ एलएलबी है, बीएलएलबी नहीं है। तो ये जो सीरीज है ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। चलिए अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत हेल्पफुल है। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे यहां पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया, द कॉन्स्टिट्यूएंट फर्स्ट मीटेड, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट इसकी बात कर रहा है, ये किसकी? संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहा है, असेंबली की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि संविधान सभा की बात हो रही है यहां पे, संविधान सभा की बात हो रही है। ठीक है, अब संविधान सभा से हम क्या क्या चीजों को पहले रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। लेकिन सबसे पहले संविधान सभा की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें, तो देखिए इसको रखने का ऑफिशियली जो कह सकते हैं, इसका प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका प्रस्ताव रखा था एमएन रॉय साहब ने। किसने रखा था? एमएन रॉय साहब ने क्या किया था? इसका प्रस्ताव रखा था कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। यह समझ में आया। संविधान सभा की अगर हम बात करें तो इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी, पहली मीटिंग ही आपसे यहां पे पूछ रहा है, पहली मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 के अंदर। इसकी पहली बैठक 46 के अंदर हुई थी। ठीक है, 1946 के अंदर हुई थी पहली बैठक। और साथ ही साथ इसके जो देखिए अध्यक्ष के बारे में भी हम बताएंगे। दूसरी बैठक जो हुई थी वो हुई थी 11 को, और जो लास्ट बैठक हुई थी वो कब हुई थी? लास्ट बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी, कब हुई थी बताइए? आखिरी बैठक हमारी हुई थी यहां पे 24 जनवरी हमारा क्या है यहां पे 1950 के अंदर हुआ था। तो आपको ये संविधान सभा की जो मीटिंग है इसको याद रखना है। पहली बैठक संविधान सभा की हुई थी 9 दिसंबर 1946, दूसरी हुई थी हमारी 11 दिसंबर 1946, और आखिरी संविधान सभा की जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950। ये तो रही मीटिंग की बात। और एक चीज और करेक्शन कर लीजिएगा, कल के क्वेश्चन में हमने एक थोड़ा सा गलत स्लिपिंग ऑफ टंग्स हो गया था, यानी लिखने में मिस्टेक हो गया था। वो हमारा, हमने आरबीआई के बारे में बताया था। आरबीआई के बारे में मैंने बताया था, तो मैंने बताया उसमें राष्ट्रीयकरण की जो बात कही गई थी वो 1949 था। हमने 1949 तो बोला पर लिख दिया हमने 1945। तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी
उसके अंदर जो कल का सीरीज रहेगा उसमें आप कर लीजिएगा, अभी मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा नहीं तो पीडीएफ में आप कंफ्यूज हो जाओगे। कल की जो लेक्चर होगी यानी जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, इसमें आरबीआई का जो हमने कराया था उसमें जो उसकी स्थापना राष्ट्रीयकरण हुई थी वो हुआ था उसका 1 जनवरी 1949 में। हमने वहां पे क्या हुआ था 1945 लिख दिया था, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि मैंने 1949 से ही बोला था पर लिखा मैंने 1945, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप क्या करना उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब वापस आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, पहले क्वेश्चन पे। कंस्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहली बैठक यहाँ पे पूछ रहा है, तो पहली बैठक तो अभी हमने देखा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें और इंपॉर्टेंट है कि संविधान बनने में कितना टाइम लगा था, तो ये हमने आपको बार बार बताया है कितना टाइम लगा था, तो 2 साल लगा था, 2 साल 11 महीना 18 दिन, ठीक है। 17 दिन नहीं होगा 18 दिन होगा, ये तो हमारे टाइम पीरियड लगा था संविधान बनने में। एक चीज और याद रखिएगा, जब संविधान सभा की बैठक हुई थी, पहली बैठक में जो अध्यक्ष बनाए गए थे जिनको क्या किया गया था, नॉमिनेटेड किया गया था। क्या था, नॉमिनेटेड, यानी मतलब इनको चुना नहीं गया था, इनको बनाया गया था। कौन था वो, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे, ठीक है। और अस्थाई यानी कि 11 दिसंबर को जब दोबारा मीटिंग हुई थी, दोबारा जब दूसरी मीटिंग हुई 1946 के अंदर, उस समय अस्थाई यानी परमानेंट क्या हो गया, इलेक्टेड जो बनाया गया, इलेक्टेड जो चेयरमैन बनाया गया था संविधान सभा का, वो कौन बना था, वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है। तो आपको यहां से क्वेश्चन याद रखना है कि जो हमारा संविधान सभा बना था इसका पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। उस दिन चेयरपर्सन कौन था, उसका अध्यक्ष कौन था, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। पर उसके 2 दिन बाद दूसरी जब बैठक हुई थी तो वहां पे इलेक्टेड किया गया यानी चुना गया, और चुना किसको गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो वो आप यहां से चीजें याद रखोगे। संविधान बनने में कितना टाइम लगा वो हमने बता दिया। संविधान सभा को बनाने का प्रस्ताव किसका था, यहाँ पे एम.एन. रॉय साहब का था। चलिए, इतनी चीजें हमने एक क्वेश्चन से यहाँ पे देखा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। वो क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, WTO फॉर्म्ड इन द ईयर, यानी WTO की स्थापना हुई थी। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये हुआ था 1 जनवरी 1995 के अंदर हुआ था। 1 जनवरी 1995 के अंदर हुआ था, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप यहां पे बता सकते हो। यहां पे साल पूछ रहा है तो ये साल दूसरा था, वो साल दूसरा था, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1995 हो जाएगा, 1995 हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्थापना WTO की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 में हुआ था। तो यहां पे आप बता सकते हो कि WTO की स्थापना 1995 में हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें कुछ और भी बताया जा सकता है क्या, इसका मुख्यालय बता दीजिए तो आप लोग, इसका मुख्यालय लोकेशन WTO का लोकेशन क्या है, तो आपको एकदम याद करा देंगे हम लोग, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है, इसका मुख्यालय है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ फिर से आते हैं। ए इन्वेस्टिगेट बी, ठीक है, सॉरी इन्वेस्टिगेट नहीं है, इन्वेस्टिगेट्स, ठीक है, इन्वेस्टिगेट्स बी टू मर्डर सी हु रिफ्यूज टू डू सो, ए गिल्टी ऑफ। जैसे गांव में लोग नहीं उकसाते हैं, चढ़ा देते हैं, अरे तुमको ऐसे बोल दिया, अरे तुमको ऐसे बोल दिया, तुमको देखो ऐसे जाके गाली दे रहा था, ये कर रहा था, उकसाना लोगों को, ठीक है। गांव में ऐसे लोग अक्सर गांव में आपको मिल जाएंगे जो उकसाने का काम करते हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वो लोग क्या करते हैं, और ब को स की हत्या करने के लिए क्या करता है, उकसाता है। उकसाने वाले लोग देखिए हर जगह मिल जाते हैं, तो इनसे बहुत सावधान रहिएगा भाई, क्योंकि ये प्रोवोक कर देंगे, आपको उकसा देंगे कि आप जाके कोई कमिट कर दो, गुस्से में जाके कुछ ऐसी चीजें कर दो जो अगेंस्ट टू क्या पब्लिक पॉलिसी हो, अगेंस्ट आप ऑफेंस करो और आप जेल चले जाओ। ऐसी चीजों से बचिएगा आप लोग, ठीक है। हर गांव में ऐसे लोग होते हैं, हमारे गांव में भी हैं।
क्या पूछ रहा है, ब को स की हत्या करने के लिए क्या करता है, उकसाता है, लेकिन ब ऐसा करने से इनकार कर देता है, अदोषी है, यानी फिर क्या किस लिए दोषी है। ठीक है, तो बोला गया यहाँ पे कि नो ऑफेंस, कोई अपराध नहीं है। क्या उसने कोई अपराध नहीं किया भाई, किसी को जान से मारने के लिए उसने उकसा दिया उसको, पर उसने मारा नहीं, तो क्या कोई अपराध नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अबेटमेंट टू कमिट मर्डर, हत्या कारित करने के देश द्वेष प्रेरक हो जाएगा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र का हो जाएगा, या फिर क्रिमिनल इंस्टिगेशन, आपराधिक उकसाने का क्या हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा देखिए नो ऑफेंस नहीं होगा, ये एक आपराधिक काम होता है। षड्यंत्र में तो क्या होता है कि जैसे वो खुद भी उसमें भाग लेगा। ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या होता है कि भाई किसी को अगर मारना है तो उसमें वो भी जुड़ा रहेगा। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को मारना है तो वो 4-5 लोग मिलके, 1-2 लोग मिलके उसको मारेंगे, तो वो षड्यंत्र रचना क्या हो जाएगा, एक कॉन्स्पिरेसी हो जाता है, जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल को सबको पता है कि हमें क्या करना है, किसको मारना है। पर यहां पे क्या होता है कि प्रोवोक करने में क्या होता है, उकसाता है, ये मारता नहीं है, ये उकसा देता है, इतना उकसाएगा कि वो कुछ जाके उसको कर दे, तो वो क्या होता है, एक ऑफेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो वो हो जाएगा अबेटमेंट टू कमिट मर्डर। ठीक है, यानी उकसाया क्या, हत्या कारित करने के लिए द्वेष प्रेरक का इसके ऊपर क्या हो जाएगा, दोष लगेगा, और ये क्या होता है, पनिशेबल ऑफेंस होता है। ये क्या होता है, एक पनिशेबल ऑफेंस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरदौसी हु रोट शाहनामा। देखिए अब शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया, तो आप बताइएगा, फिरदौसी के द्वारा शाहनामा लिखा गया था। वॉज द फेमस कोर्ट पोएट ऑफ, यानी फिरदौसी जिसने शाहनामा लिखा था, निम्न में प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। किसके वो प्रसिद्ध दरबारी कवि थे, फिरदौसी किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे, इसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन आपको दिया है मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी दिया है, शेर शाह या इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश करके है, क्या होगा बताइए इसमें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद गजनवी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहम्मद गजनवी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मोहम्मद गजनवी के क्या थे, वो एक दरबारी कवि थे। कौन, फिरदौसी क्या थे, मोहम्मद गजनवी के दरबारी कवि थे, और उन्होंने ही शाहनामा लिखा था, भेंट किया था। उन्होंने क्या किया था, शाहनामा भेंट किया था, गिफ्ट में दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, द इंपॉर्टेंस ऑफ सारनाथ फ्रॉम बुद्धिज्म लाइज इन द फैक्ट दैट हियर गौतम बुद्धा, यानी बौद्ध धर्म के लिए सारनाथ का महत्व इस बात में निहित है कि यहां गौतम बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध ने सारनाथ से उनका रिलेशन है, और सारनाथ में क्या उन्होंने कहा था, ऐसी कुछ चीजें रिलेटेड है सारनाथ से, जो कि बहुत ज्यादा क्या है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, और उसके बारे में बार बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। उनका नाम क्या था, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ नाम था। आपको ये चीजें याद रखना है, और वो रिलेटेड किससे थे, तो पाली लैंग्वेज से रिलेटेड है। आज भी यहाँ पे सारनाथ में क्या है, एक स्कूल चलता है जहाँ पे पाली लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, तो लैंग्वेज उनकी क्या थी, लैंग्वेज उनकी क्या थी, पाली थी। ठीक है, तो वो किससे संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आत्मा ज्ञान की प्राप्ति किया था, यानी ठीक है, आत्मा ज्ञान का वहां पे प्राप्ति किया था। क्या गौतम बुद्ध ने सारनाथ में आत्मा ज्ञान का प्राप्ति किया था, या फिर टुक हिज लास्ट ब्रेथ, यानी अपनी अंतिम सांस ली थी, क्या वो सारनाथ में एक्सपायर हुए थे, गेव हिज फर्स्ट श्रीमन, या फिर अपना पहला धर्मोपदेश दिया था, धर्म उपदेश जो होता है वो दिया था, या फिर यहां पैदा हुए थे। बताइए क्या हो जाएगा इसके अंदर। तो यहां पे देखिए आपको याद होगा कि गौतम बुद्ध यहाँ पे अपने 5 शिष्यों को क्या करते हैं, यहाँ पे ज्ञान देते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उनका पहला जो धर्म उपदेश था वो कहां पे दिया गया था, वो सारनाथ के अंदर ही दिया गया था। वो कहां पे दिया गया था, सारनाथ के अंदर ही दिया गया था गौतम बुद्ध का पहला उपदेश। ठीक है, तो सारनाथ उससे रिलेटेड है। और एक क्वेश्चन और भी यहाँ पे बन सकता है, उनका बर्थ प्लेस क्या था, तो उनका बर्थ प्लेस था लुम्बिनी। क्या था, लुम्बिनी। तो ये भी आप याद रखिएगा, बर्थ प्लेस उनका क्या था, लुम्बिनी था। लैंग्वेज भाषा पाली, और उन्होंने पहला उपदेश कहां दिया था, सारनाथ के अंदर दिया था। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, हु वॉज अपॉइंटेड एज टेम्पोररी प्राइम मिनिस्टर, यानी टेम्पोररी बेसिस पे क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया था, व्हेन जवाहरलाल नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री डेड वाइल इन द ऑफिस, यानी जब प्रधानमंत्री क्या हुआ, प्रधानमंत्री क्या हुआ, अपने ऑफिस में ही
अपने मतलब कार्यकाल में ही प्रधानमंत्री रहते हुए अगर वो डेथ कर गया तो टेम्पोररी रूप से किसको क्या प्रधानमंत्री बनाया गया था, या फिर उनको वन डे प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता था, किसको बनाया गया था? उनको 2 बार बनाया गया था। एक बार कब बनाया गया? जब जवाहरलाल नेहरू एक्सपायर किए थे। दूसरी बार कब बनाया गया? जब लाल बहादुर शास्त्री एक्सपायर हुए थे। तो क्वेश्चन आपसे ये भी यहाँ पे हिंदी में ही पूछ रहा है, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात अस्थाई प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? ऑप्शन आपको दिया गया इंदिरा गांधी, सेकंड ऑप्शन दिया गया गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई या फिर चरण सिंह। आपके स्क्रीन पे ऑप्शन है, आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। सॉरी, बताइए आप लोग जरा आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। कौन हो जाएगा? गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था जब जवाहरलाल नेहरू का एक्सपायर हुए थे, और जब यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जब एक्सपायर हुए थे तो उस समय गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था उस समय प्रधानमंत्री, फिर बाद में चुनाव हुआ। ठीक है, तो कुछ वक्त के लिए उनको बनाया गया था प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया। Who said right spring from rights? ठीक है, किसने कहा था right spring from rights? किसने कहा था right spring from rights? किसने कहा था? इसमें ऑप्शन दिया है ऑस्टिन, सैलमन, हर्ट या फिर एलन। किसने कहा था बताइए आप लोग तो जरा, किसने ये कहा था कि राइट स्प्रिंग फ्रॉम राइट यहां पे बोला गया था? तो ये बोला गया था एलन के द्वारा बोला गया था। किसके द्वारा बोला गया था? एलन के द्वारा बोला गया था। ये देखिए बेसिकली मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन है जो कि बहुत कम चांस है, मिसलिनियस टाइप के ये क्वेश्चंस है जो कि बहुत कम चांस है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिले। फिर आप हमसे ये क्वेश्चन पूछोगे कि सर ऐसे क्वेश्चन जब देखने को कम मिलेगा तो आपने इसको क्यों कराया यहाँ पे? तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुका है, इसलिए हम करा देंगे। कुछ एक्सेप्शन क्वेश्चन को भी हम अगर करा दें, क्या पता अगर रिपीट करे क्वेश्चन तो यहां से पूछ ले, आप सीधे यहाँ पे करके 2 नंबर या 4 नंबर गेन कर लोगे। ये डिपेंड करता है कि आप जिस भी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो वहां पे 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 1 नंबर का होगा या 4 नंबर का होगा। जितने नंबर का होगा उतना नंबर आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रखे हैं जो एक्सेप्शंस टाइप के थे, मिसलिनियस थे, जो कि आपको कराना जरूरी है। थोड़ा सा ऐसे 20, 30, 50 क्वेश्चन अगर आप किए रहोगे आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम में थोड़ा सा ये बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? वंस अपॉइंटेड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सर्व टिल दे अटेंड द एज ऑफ, यानी कि ABR नियुक्त के बाद, यानी जब एक बार जज को अपॉइंट कर दिया जाता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र होने तक सेवा में रहते हैं। आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो कब तक जज बने रह सकते हैं, किस उम्र तक वो जज बने रह सकते हैं। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमने आपको पहले ही करा रखा था। क्या था? देखिए अगर हाई कोर्ट की बात करेगा, अगर हाई कोर्ट की बात करेगा तो वहां पे हो जाएगा 62 साल। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करेगा वहां पे क्या हो जाएगा? 65 साल। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? 65 साल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 65 ईयर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अभी वर्तमान समय में कितने जज हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे 33 + 1 जज है, यानी 33 क्या है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अभी जज है। एक क्या है? CJI है। अभी CJI कौन है? तो वो है YV चंद्रचूड़। कौन है? YV चंद्रचूड़। ठीक है, YV चंद्रचूड़ अभी क्या है? CJI है। ठीक है, यहां से इतने सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एज जो रखी गई है वो 65 साल रखा गया है, और यहाँ पे हमने ये देखा कि अभी जजेस की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे कितनी संख्या है? 33 + 1 है। और इसकी संख्या को कौन बढ़ा सकता है? देखिए जजेस की संख्या को कौन बढ़ाया है, कम कर सकता है? तो वो कर सकता है हमारा पार्लियामेंट। संसद के पास ये शक्तियां हैं। किसके पास शक्तियां हैं? पार्लियामेंट के पास में। पार्लियामेंट हैव पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस। ठीक है, पार्लियामेंट, संसद के पास ये शक्तियां दी गई हैं कि वो चाहे तो जजेस की संख्या को बढ़ा सकता है या फिर कम कर सकता है। ठीक है, संसद के पास ये शक्तियां दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है हु इज एसोसिएटेड विद ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन पीनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता में ड्राफ्ट से कौन जुड़ा हुआ है? लॉर्ड मैकॉले, ठीक है, सर फेडरिक पेलॉक, ठीक है, मुल्ला, या फिर सर एच.एस. मैनी, कौन होगा यहाँ पे? बताइए आप लोग, तो ऑप्शन बताइए आप लोग, इसमें से कौन संबंधित है हमारे किसे? इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड कब का अधिनियम है? भारतीय संघ अधिनियम में क्या है? 1860 का है, ठीक है, ये कब का है? 1860 का है। और इससे कौन जुड़ा हुआ है? तो इससे जुड़े हुए हैं लॉर्ड मैकॉले। कौन जुड़ा हुआ है हमारे यहाँ पे? लॉर्ड मैकॉले इससे जुड़े हुए हैं। आपको ये याद रखना है, भारतीय दंड संहिता से जुड़े हुए हैं कौन? लॉर्ड मैकॉले। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हमारा जो है यहां पे बात करता है विच सेक्शन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट डिस्क्वालिफाइड अ मर्डर फ्रॉम सक्सीडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीडेड। ठीक है, यानी अब मान लीजिए यहां पे क्या कह रहा है, फिर मैं हिंदी में भी समझा रहा हूं। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम की कौन सी धारा एक हत्यारे को मृतक की संपत्ति पाने अनहरण करती है? यानी मान लीजिए कि ये कोई प्रॉपर्टी है, ये क्या है? एक कोई संपत्ति है जहां पे क्या है, मान लीजिए ए है, ठीक है, ये ए है, इसकी प्रॉपर्टी है ये। अब ये मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, यहां पे कोई बी नाम का व्यक्ति आता है, बी नाम का व्यक्ति आता है और ये क्या करता है? ए की प्रॉपर्टी लेने के लिए क्या करता है? बी को मार देता है। क्या करता है? किल कर देता है, मार देता है। तो अब यहां पे बोला गया है, हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्या बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार देता है, हत्या कर देता है, तो उसकी वो प्रॉपर्टी कभी भी नहीं ले सकता है। ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टी कभी भी अपने नाम नहीं करा सकता है। वही चीज यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया और वो किस धारा के अंदर दिया गया है, ये क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा घुमा के पूछा है। तो आपको यही चीजें तो पता चल गई कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार देता है, मार के उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफर कराना चाहता है, तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर नहीं पॉसिबल है, ऐसी चीजें नहीं हो सकती। अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी तो उसके नाम पे कभी भी उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे ये किस सेक्शन में दिया गया है? तो ये दिया गया है हमारे, किस में दिया गया है? सेक्शन नंबर 25 के अंदर दिया गया है। कहां पे दिया गया? हमारा सेक्शन 25 के अंदर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज कॉल्ड महात्मा गांधी एज फादर ऑफ नेशन? यानी कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था? यानी किसने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता बोला था? ठीक है, ऑप्शन आपको दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर, क्या दिया है? रविन्द्रनाथ टैगोर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर मदन मोहन मालवीय। किसने कहा था बताइए? देखिए भगत सिंह तो कर नहीं सकते, ठीक है, भगत सिंह नहीं किया था, तो ये ऑप्शन हमने हटा दिया यहाँ पे। मदन मोहन मालवीय, फाउंडर ऑफ बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। इनकी जो यहाँ पे क्या हुआ था, राष्ट्रपति किसने बोला था? तो बोला गया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपति बुलाया था, राष्ट्रपिता, ठीक है, राष्ट्रपिता बुलाया था, राष्ट्रपिता का दर्जा दिया था, दर्जा दिया था, ठीक है, राष्ट्रपति का दर्जा, राष्ट्रपिता का दर्जा दिया था। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर को किस नाम से बुलाया जाता था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से बुलाया जाता था। किसके नाम से बुलाया जाता था? गुरुदेव के नाम से बुलाया जाता था। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स, यानी कि संविदा सृजन करता है, यानी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये कब का है? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखिए कब का है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर हम बात करें तो ये कब का है? 1872 का है। इसको लागू कब किया गया था? 1 सितंबर को किया गया था, 1 सितंबर 1872 के अंदर लागू किया गया था। अब इसके अंदर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि इसके अंदर क्या होता है? तो यहां पे देखिए क्वेश्चन दिया है क्या, ओनली ऑब्लिगेशन नॉट राइट, केवल आभार और अधिकार नहीं होता है,
नो राइट्स एंड नो ऑब्लिगेशन, केवल अधिकार और आभार नहीं होता है। राइट इन रेम सर्वबंधी अधिकार होता है। राइट इन पर्सनम व्यक्तिबंधी अधिकार होता है। अब देखिए ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा हमारा, राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सनम, ये आपको याद रखना है। ये एक क्या है, लीगल मैक्सिम, और लीगल मैक्सिम हमने आपको ऑलरेडी कराया था, जिसके अंदर यहाँ पे देखिए बताया गया था राइट इन रेम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो राइट इन रेम का मतलब होता है कि ऐसा अधिकार जो पूरे विश्व के अगेंस्ट आपको प्राप्त हो, और राइट इन पर्सनम मतलब किसी व्यक्ति के अगेंस्ट आपको राइट जो प्रोवाइड हो, उसके बारे में राइट इन पर्सनम कहता है। जब संविदा होता है तो ये क्या है, एक सिविल रॉन्ग है। संविदा क्या है, एक सिविल रॉन्ग है। जब सिविल रॉन्ग है तो ये पूरे विश्व के अगेंस्ट नहीं होगा, ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के अगेंस्ट होगा, और जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के अगेंस्ट होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिबंधी अधिकार हो जाता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार जो मिला रहता है उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है, यानी राइट इन पर्सनम हो जाएगा, व्यक्तिबंधी अधिकार हो जाता है। राइट इन रेम क्या होता है, क्रिमिनल के अंदर होता है, जो पूरे विश्व के आगे या फिर पूरे देश के कह सकते हैं कि जैसा हमें मिला है, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए पूरा देश है ना, पूरे देश के विरुद्ध अगर जो हमें अधिकार मिला है उसको हम राइट इन रेम कहेंगे। किसी व्यक्ति के विरुद्ध अगर हमें जो अधिकार मिला है उसको राइट इन पर्सनम कहेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो सिविल नेचर का होता है और उसके अंदर क्या हो जाएगा, राइट इन पर्सनम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दो आ गया क्या, आगे नहीं। अगला प्रश्न हमारा है, Which of the following took part all of the 3 round table conference? यानी कि निम्न में से किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन आपको दिया है मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट या फिर बी आर अम्बेडकर। किस व्यक्ति ने गोलमेज जो सम्मेलन था, गोलमेज नहीं क्या बोलते हैं, गोलमेज सम्मेलन जो था इसमें भाग लिया था? बताइए आप लोग किसने लिया था, बताइए। तो देखिए यहाँ जो गोलमेज सम्मेलन है ना, इसमें दो लोग थे, ठीक है। एक व्यक्ति और थे। पहले व्यक्ति क्या थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। बी आर अम्बेडकर तो थे ही, बी आर अम्बेडकर। एंड एक व्यक्ति और था तेज बहादुर सिप्रू, ठीक है, तेज बहादुर सिप्रू, ठीक है। इनका नाम वैसे दिया नहीं यहाँ पे, लेकिन दोनों व्यक्ति जो थे इन्होंने क्या किया था, उसमें भाग लिया था। आपसे यहाँ पे क्या पूछा, किसी व्यक्ति का ही नाम पूछा, तो ये तेज बहादुर सिप्रू इसमें नाम नहीं है। एक नाम आपको दिख गया बी आर अम्बेडकर, तो आप क्या करिएगा, बी आर अम्बेडकर को मारिएगा और आप अपना 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर, डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, आप अपना सेव कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हु प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ द 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? यानी भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये क्वेश्चन हमने बार बार आपको कराया रखा है और बार बार आ रहा है, यानी बार बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है और इस बार भी चांसेस है कि क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। कौन कराता है इसका? तो ऑप्शन आपको दिया है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के उपसभापति, या फिर राष्ट्रपति, या फिर वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा का स्पीकर। कौन कराता है जरा आप लोग बताइए, तो कौन कराता है बताइए आप लोग। तो देखिए अध्यक्षता कौन करता है, वो करता है हमारा लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का जो स्पीकर है वो क्या कराएगा हमारे यहाँ, इसका अध्यक्षता कराता है। बुलाता कौन है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाता कौन है, ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता है, ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता है, को बुलाता कौन है, तो बुलाता है हमारा प्रधान राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बुलाता है और स्पीकर ऑफ लोकसभा उसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, आपके स्क्रीन पे क्या आ रहा है, Which of the following appointment is not made president of India? यानी कि निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपको दिया है स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा का स्पीकर है नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। चीफ ऑफ एयरफोर्स, एयरफोर्स का मुखिया, या फिर चीफ ऑफ आर्मी। तो देखिए ये चीजें तो है, चीफ ऑफ एयरफोर्स, आर्मी, ये सब क्या होता है, इसका एक पोस्ट निकाल गया था सीडीएस का, ठीक है। सीडीएस का, सीडीएस क्या होता है, इसको बोलते हैं चीफ डिफेंस स्टाफ, CHIE, चीफ डिफेंस स्टाफ बोला गया था, ठीक है। चीफ डिफेंस स्टाफ बोला गया था। उसका अध्यक्ष कौन होता है, उसका या फिर कह सकते हैं हेड कौन होता है, तो इसका हेड कौन होता है, प्राइम प्रेसिडेंट ही होता है,
प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी क्या होता है, वो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट करता है। यानी एक ही ऑप्शन बचा, वो कौन बचा हमारा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा को अपॉइंट नहीं करता है हमारा राष्ट्रपति, ठीक है। और चीफ जस्टिस, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ में 2 लोग थे, एक तो क्या थे, अभी जो सर मर गए अभी, मतलब प्लेन क्रैश में, एरोप्लेन क्रैश में मर गए थे वो, बहुत ही दुर्घटना हुआ था उनके साथ, विपिन रावत, लेफ्टिनेंट विपिन रावत सर जो थे, ये क्या थे, सीडीएस थे, पहले सीडीएस थे फर्स्ट, और अभी सेकंड कौन है, सेकंड अनिल चौहान है। कौन है, अनिल चौहान, ठीक है। विपिन रावत क्या थे, फर्स्ट सीडीएस थे जिनका दुर्घटना हो गया था, हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई थी। और सेकंड अभी कौन है इस समय वर्तमान में, ये क्या है, वर्तमान में क्या है, सीडीएस है, ठीक है। अनिल चौहान क्या है, वर्तमान में सीडीएस है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, यहाँ पे इतनी सारी चीजें। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश एंड द प्रैक्टिस हैज बीन मेड पनिशेबल। यानी कि अस्पृश्यता निवारण और इस प्रथा को संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दंडनीय बनाया गया था। यानी जो अनटचेबिलिटी है उसको कहां पे हटाया गया, और ये भी बोला गया कि ये क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है, यानी ये क्या है, अपराध है। उसको कहां पे बताया गया था, किस अनुच्छेद के अंदर ये दिया गया है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15(4) या फिर आर्टिकल 17। तो ये दिया गया हमारा, देखिए अनटचेबिलिटी जो दिया गया है वो आर्टिकल अनटचेबिलिटी के बारे में बोला गया है क्या, अनटचेबिलिटी कहां पे दिया गया, अनुच्छेद 17 के अंदर दिया गया है। आप सभी का आज का होमवर्क आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 15 क्या है, ये सभी लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी जैसे ये वीडियो खत्म होगा इसके बाद आप लोग क्या करिएगा, आर्टिकल 15 क्या होता है, आर्टिकल 16 क्या होता है, ये आप जितने भी बच्चे देख रहे हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अनुच्छेद 15 और 16 क्या होता है, इसके बारे में आप लोग बताइएगा। आज का ये होमवर्क आपका है, मैं सभी का होमवर्क चेक करूंगा तो आप सभी लोग होमवर्क जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज, यानी कि उच्च न्यायालय की भाषा क्या है। तो देखिए उच्च न्यायालय की जो भाषा है, ऑप्शन क्या दिया पहले उसको देखते हैं, फिर हम आगे आपको बताते हैं। हिंदी दिया गया है, लैंग्वेज ऑफ द पार्टीज पक्षकारों की भाषा हो सकती है, या फिर एनी ऑफ द 8 शेड्यूल 8वीं अनुसूची की कोई भी भाषा। अब 8वीं अनुसूची में कितने भाषा दिए गए हैं, तो वहां पे दिए गए हैं देखिए 22 भाषा। इंडिया में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, 8वीं अनुसूची में कितने दिए गए हैं, 22 भाषा दिया गया है। पहले कितने थे, 14 थे, फिर बाद में कितना जोड़ा गया, 8 जोड़ा गया था। उसके बाद बोला गया है इंग्लिश। तो देखिए इसमें जो भाषा हमारे बोला जाता है उच्च न्यायालय की जो भाषा है वो हमारी क्या है, अंग्रेजी ही है। क्या है, हमारी अंग्रेजी है उच्च न्यायालय में भाषा जो बोला जाता है, ठीक है। आप कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, वहां पे क्या भाषा है, हमारी अंग्रेजी ही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट इश्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट। यानी जो रिट जारी किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिट आपको याद रखना होगा, अनुच्छेद 32 में दिया गया है, जब किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है, वो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है रिट के थ्रू। और रिट हाउ कोर्ट क्या करेगा, उसको रिट जारी करके उसको क्या करेगा, आदेश जारी करता है, ठीक है, उसको हक दिलाने के लिए। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा है, निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट याचिका नहीं है। क्या नहीं होता है, मैंडेमस जारी किया जाता है, क्यो वारंटो जारी किया जाता है, हैबियस कॉर्पस ये भी किया जाता है, सुओ मोटो नहीं किया जाता है, सुओ मोटो नहीं किया जाता है। अब ये सुओ मोटो क्या होता है, तो ये कह सकते हैं कि अपने ही डिसीजन पे विचार करना एक बार, ठीक है, अपने ही दिए गए किसी निर्णय पे, अपने ही किसी दिए गए कार्य पे दोबारा पुनः विचार करने की बात करना, ठीक है। अपने ही कार्य या निर्णय का पुनः विचार करना, ये नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, ये नहीं किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बाकी सारे जो रिट हैं ये जारी किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। अब थोड़ा सा रिट के बारे में अगर हम देखें तो देखिए रिट जो होता है ये 5 होते हैं। रिट कितने होते हैं, 5 होते हैं। ये कहां पे दिया गया, आर्टिकल 32 में। ये सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। ऐसे 5 रिट होते हैं। वो रिट कौन कौन से होते हैं, तो पहला रिट हमारा होता है हैबीज कॉर्पस।
हैबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्युत्तरण हो जाता है टू ब्रिंग द बॉडी, यानी अगर किसी व्यक्ति को आप बिना वारंट के, बिना किसी चीज के अगर आप उसको अरेस्ट किए हो, तो आपने किस अधिकार से उस बॉडी को अरेस्ट किया है उसके बारे में बताया कि किस अधिकार से आपने इस बॉडी को रखा है, किस अधिकार से इस व्यक्ति को रखा है। ठीक है, यहां पे ये पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा है मैंडमस यानी परवादेश। ये क्या होता है? टू डू योर जॉब। जब कोई व्यक्ति काम नहीं करता है तो उसको क्या होता है? मैंडमस जारी किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई थाने में कोई आपका केस नहीं लिख रहा है, तो आप अगर सुप्रीम कोर्ट चले गए तो वहां पे क्या हो जाएगा? मैंडमस जारी किया जाएगा कि आप अपना काम को करें, यानी जो पुलिस है वो अपना काम को करे, मैंडमस जारी करके उसको बताया जाता है। अगला जो हमारा है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या हो जाएगा? बंदी प्रतिषेध हो जाएगा, यानी अधिकार क्षेत्र में कार्य करना। ठीक है, अधिकार क्षेत्र में काम करने के लिए बात करना। जैसे प्रोहिबिशन यानी रोक लगाने का काम करना। अब कोई व्यक्ति है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके अगर काम करेगा तो भी वहां पर रिट जारी किया जा सकता है कि भाई आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहे हो, आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर ही रह के काम करो। इसके लिए क्या होता है? यहाँ पे प्रोहिबिशन यानी अधिकार क्षेत्र में निषेध जो होता है, बोला जाता है, उसको जारी किया जाता है। ठीक है, जारी किया जाता है। अब अगला है हमारा सर्जरी। ठीक है, सर्जरी यानी उस प्रेशर या फिर ले कह सकते हैं प्रोसीजर द सर्टिफिकेट, प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट, यानी आपने जो डिसीजन दिया या आप जो कार्रवाई कर रहे हो, ये कोर्ट के अंदर जनरली किया जाता है कि आपने जो डिसीजन दिया, लोअर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कहता है। किसी चीज में कोई केस का मुकदमा चल रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट मंगा सकता है कि आप डिसीजन दिखाइए, उसका पेपर दिखाइए, किस आधार पे आपने इनको सजा सुनाया, तो आपने जो प्रोसीजर है पूरा ये हमको दिखाइए, आपने कैसे कार्रवाई किया, क्या ये चीजें प्रोड्यूस किए हैं, वो सारी चीजें आप क्या करिए हमें बताइए सर्जरी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा क्यो वारंटो। क्यो वारंटो के अंदर क्या बोला गया? हमारा अधिकार परीक्षा, यानी व्हाट इज योर अथॉरिटी। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए उसकी रिटायरमेंट एज 60 साल ही है और वो 62 साल तक उसी ऑफिस में काम कर रहा है, तो कोर्ट आपसे ये पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट आपसे ये पूछेगा किस अधिकार से आप इस पोजीशन पे होल्ड किए हुए हो। तो ये पांचों जो रिट है, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी और क्यो वारंटो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहां से आपको देखिएगा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए हमने आपको हैंड रिटन नोट्स में यहां पे करा दिया है ताकि आप इसको कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है विच कंट्री चेयर 36 आसियान समिट हेल्ड वर्चुअली इन 2020, यानी कि किस देश ने जून 2020 में आयोजित 36वें आसियान शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किया था। तो ये 2020 का करंट अफेयर है, ये आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि 2023 में कौन करा रहा है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? 2023 में कौन करा रहा है। 2020 का तो ये हमारा क्या था? वियतनाम था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। अभी आपसे क्या पूछेगा 2023 का? तो 2023 का कौन करा रहा है? इंडोनेशिया करा रहा है। कौन करा रहा है? इंडोनेशिया करा रहा है। ये आपको याद रखना है कि अभी चेयर कौन करा रहा है? चेयर यानी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो अभी कर रहा है 2023 के अंदर इंडोनेशिया करा रहा है। आसियान समिट जो होने वाला है इसका अध्यक्षता कौन करा रहा है? इंडोनेशिया करा रहा है। ठीक है, तो ये रहे हमारे लास्ट प्रश्न और हमारा ये चौथा सीरीज भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अगर आपको पूरी प्रॉपर तैयारी करनी है एलएलबी और बीएलएलबी के लिए, हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप उस क्रैश कोर्स के अंदर क्या होगा, तो आपको वहां पे कराया जाएगा वीडियो लेक्चर जिसमें कंप्लीट पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा वहां पे, और उसके जो नोट्स होंगे और पीडीएफ होंगे वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ तो आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा ताकि आप अपने जो आपको पढ़ाया गया उसकी आप प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट भी रखा जाएगा और बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर भी सॉल्यूशन कराया जाएगा, ताकि जिससे आप रैंक मतलब सिलेक्शन तो होगा बल्कि एक अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन लो। हमारा ये टैगलाइन रहता है कि सिलेक्शन के साथ रैंक जरूरी है, तो वो आप यहां से अचीव कर सकते हो और लास्ट ईयर बहुत बच्चों ने किया भी है। तो आप उस कोर्स के साथ ज्वाइन हो सकते हो। बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर हमने क्या किया है, इस क्रैश कोर्स को लॉन्च किया है जहां पे हम एक पूरी कंप्लीट सिस्टमैटिक तैयारी करा रहे हैं। जो भी आपका कॉलेज हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, डीडीयू हो, एलयू हो, टीडी कॉलेज हो, या फिर एससीपीजी हो, या फिर एससीपीजी में एलएलबी अगर आपका हो, तो आपके लिए कोर्स लॉन्च हो चुका है। और ये कोर्स हमारा चल रहा है डीएनएस एजुकेयर ऐप पे, और इसका जो ये लेक्चर है इसका भी फ्री पीडीएफ इसी ऐप पे आपको मिल जाएगा। तो ये ऐप ही आप डाउनलोड कर लीजिए, ये भी आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले एक सारथी है आपका डीएनएस एजुकेयर ऐप।
और साथ ही साथ अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे 6387986764 पे कॉल करके सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर कोर्स में इनरोल होना है तो आप यहाँ पे कॉल करके इंफॉर्मेशन लेके कोर्स में इनरोल हो सकते हो, या फिर कोई भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वहां से ले सकते हो। और लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट से हमें थोड़ा सा ऊर्जा मिलता है ताकि हम और भी चीजें आप सभी के लिए करा पाए यूट्यूब पे, और ये सीरीज आगे भी और भी कुछ और सोचा जाए तो कमेंट जरूर करिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए क्लास के अंदर। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और इसके नोट्स को रिविजन करते रहिए। मिलते हैं नए सीरीज के अंदर। थैंक यू सो मच।